आ गई हूं मैं, पता है, या गायब तो नहीं हूं, कहीं दिखाई नहीं दे रही हूं। मैंने आपको पहले भी समझाया और फिर समझा रही हूँ, जब मैं क्लास में एंटर कर जाऊं ना, एकदम से मुंह पे ताला लग जाना चाहिए, फिर बातें नहीं। याद रखो हमेशा जीवन में, जब आप पढ़ने के लिए जाते हो और जिस समय आपको पढ़ना शुरू करना है तो मेडिटेशन किया जाता है। और आपका मेडिटेशन यही है कि जो अभी फालतू की बातें आप जो कर रहे थे अपने यार दोस्तों से, वो सब बंद कर दो और चुपचाप बात बंद करके फोकस करो मन ही मन कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। हालांकि ये चिंतन आपको तभी करना चाहिए जब आप ये क्लास में बैठ जाते हो। इस गेट में अंदर आए, उसके बाद साइलेंट, फिर यहाँ पे कोई नहीं है। ये बात ध्यान रखो, ये जो तुम्हारी बगल में बैठा है ना, ये कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, पता है ये बात? दोस्त नहीं है, ये तुम्हारा मित्र है, ये तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। इसकी भी नजर उसी कुर्सी पे है जिस कुर्सी के लिए आप फाइट कर रहे हो, समझ रहे हो ना? तो ये यहाँ क्लास से बाहर निकलते ही दोस्त है, पर क्लास में नहीं है। तो अगर आप ये चाहोगे तो ये ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो आपको कभी जिंदगी में पता नहीं चलने देंगे कि वो पढ़ता कब है, पर आपको जरूर डिस्टर्ब करेगा। भाई थोड़ी देर बतरा पे चलना, आंख सेकते हैं, बहुत बोरिंग सी लग रही है। भाई थोड़ी देर यहाँ चलना, ये करते हैं। और जब वो कोई एग्जाम देता है तो उसके पूरे पूरे नंबर आते हैं, आपके नहीं आते, और आप पूछते हैं भाई तू पढ़ता तो है नहीं, तुम्हें नहीं पता वो कब पढ़ता है। जिस समय तुम सो चुके होते हो ना, उस समय पढ़ता है। हमारे पास भी हमारे फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा लड़का था जो कभी किसी ने आज तक उसको पढ़ते हुए नहीं देखा था, और आईएएस की तैयारी कर रहा था, आईएएस की। और उसका सिलेक्शन हो गया। जब उसका सिलेक्शन हुआ तो मैंने उससे पूछा कि आरवी अब तो बता दो कि तुम कब पढ़ते हो। तो उसने कहा कि देखो, जब रात को, तुम लोगों को पता है कि रात को 11 बजे के बाद मेरा फोन ऑफ हो जाता है और मैं किसी से बात नहीं करता, और मेरे जो रूममेट हैं वो सब जानते हैं कि 11 बजे के बाद मेरे रूम में कोई इंटर नहीं कर सकता, और मैं अकेला रूम लेके रहता हूँ, मेरा रूम शेयर नहीं है। 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर यमराज भी मेरे कमरे में आएंगे ना, तो उनसे कहूंगा कि 6 बजे के बाद मिलना। ये उसका डायलॉग था, अब समझते हो? और पूरे दिन भर उसका यही काम था कि अपने हॉस्टल के लड़कों को परेशान करना। क्लास में आता था तो क्लास में जो ग्रुप में लोग थे उनको परेशान करना, और ऐसी तमाम वाहियातगिरी वाली बातें करना जिससे दूसरे लोग तो डिस्टर्ब हो, और उसका तो खुद का कंट्रोल था अपने माइंड पर। तो ये बात ध्यान रखना, कभी ऐसा ना हो जो आपके बगल में बैठा हुआ है जो आपको कोनी मार के और इधर उधर फलानी बात, ढिमकी बात और ये सब जो करता रहता है, कहीं वो वही तो नहीं है, वैसा ही टाइप का, समझ गए? और आपने 3 इडियट में देखा ही था, चतुर। तो इसलिए आप चतुर बन जाओ, दूसरे को मत बनने दो। तो शांत रहो और पढ़ाई करो। हम लोगों ने कल स्वर पढ़े थे, स्वर के बारे में, स्वर का बेसिक पढ़ा था। आज हम उससे आगे उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। यह हमारी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है? तो जब हम स्वर के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो देखो, एक बात ये समझना, सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि वर्गीकरण का मतलब क्या है, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपके पास 11 स्वर हैं, जरा उच्चारण करके बताओ, मैंने कल सिखाया था। क्या है ये? अ, आ, ई, उ, ऊ, और ये री, ए, ऐ, ओ और औ। तो आपको ये याद रखने हैं, यानी ये स्वर जो दिए हैं, ये 11 स्वर हैं आपके। 2 आपको याद है, अनुस्वार और विसर्ग, वो अलग हैं। तो इन 11 स्वर को आपको इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है? किस तरह से? जैसे ऊपर की लाइन में हमने लिखा 7 और नीचे की लाइन में लिखे हमने 4। अब इनको बस इतना करना कि यहां से हटाकर आपको अपने दिमाग में यहां रखने हैं, समझ गए?
अब ये कहेंगे कि ऐसा क्यों है, तो ये ऐसा है कि अगर आपने इस रूप में अपने दिमाग में इसकी फोटो बना ली तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आगे ना सॉल्व होने वाली है। जैसे जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय कैसे बनते हैं उसमें बहुत सारे शब्दों में आता है ये, तो आपको इस तरह से याद रखना है, और ऐसे याद रखेंगे तो कई सारी इसमें एक दूसरे के साथ चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगर हम इसमें इस तरह से लाइन खींच दें तो इनका परिवार बट जाता है। इस परिवार में ये 2 व्यक्ति हैं, इस परिवार में 4 व्यक्ति हैं, इस परिवार में 4 व्यक्ति हैं और ये अकेला है, ठीक है। और ये अकेला है ना, तो इस वजह से ही लोग इसको कहते हैं कि इसको बाहर कर दो, बाहर कर दो, है ना। तो अकेले के साथ ही ये दिक्कत हो जाती है। तो अपने दिमाग में इस चीज को ऐसे याद रखना। और ये स्वर कितने हैं हमारे? 11 हैं, और इन 11 स्वर का ही वर्गीकरण हम करने वाले हैं। अब हम वर्गीकरण करेंगे अलग अलग आधार पर। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर और मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। अब ये अलग अलग जो है वो स्थिति है, इन 11 को ही हम बार बार बांटने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अभी ये आपको यहाँ 2 प्रकार के दिख रहे हैं, लेकिन आप मार्केट की किताबों में देखेंगे तो हर जगह 3 प्रकार का रहेगा, ठीक है। कुछ समय पहले, जब तक हमारा ये अपडेट नहीं हुआ था, उससे पहले हम भी 3 ही पढ़ाते थे। और 3 इसलिए मैं पढ़ाती थी कि मुझे लगता था कि शायद किसी विद्वान ने इस बात को खुल के कहा ही नहीं है, सब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन वही किताबों का अध्ययन करने से मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है कि किसी विद्वान ने नहीं कहा। ये 3 पढ़ाने वाले ये वो लोग हैं जो वो है कि जिसको कुछ नहीं आता वो हिंदी पढ़ाएगा, ये उनमें से हैं। क्योंकि अगर हिंदी को सही ढंग से अगर पढ़कर कोई पढ़ाने लगेगा तो उसे पता चलेगा उच्चारण काल के आधार पर 2 ही होते हैं। कामता प्रसाद की बुक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैंने उसको कॉपी कर दिया है नीचे, जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे छात्र जैसे मुझसे पढ़ते हैं तो फिर और भी किताबें पढ़ते हैं, और फिर जब किताबों में जो थोड़ा अंतर आता है ना, तो उसके बाद उनका दिमाग खराब होता है कि हम ये माने सही या वो माने सही। तो जब आप किताब देखेंगे तो उसमें क्या रहता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर नाम से लोग पढ़ाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर चीजें बताऊंगी, आप खुद डिसाइड करेंगे कि प्लुत स्वर जो हमने यहाँ से हटाया है ये सही है या गलत, ठीक है। जल्दी आओ फटाफट, जगह दे दो। स्टूल की जरूरत नहीं है, मुझे दिखाई दे रही है सीट, इधर हो जाओ। मुझे पता है सब, ठीक है। यहाँ भी सीट खाली है, यहाँ बैग रखा है, उधर सीट खाली है, सब जगह खाली खाली है। हाँ? इधर आ जाओ, यहाँ है जगह। और बता दिया करो जिनकी बगल में रहती है। बैठो जल्दी से फटाफट। अब इधर सामने ध्यान दो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक चीज ये ध्यान देना, अब मैं आपको पहले वो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जो मार्केट में है। सब लोग कहते हैं कि ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण बहुत कम समय में होता है, ठीक है। इसमें हम रखते हैं, मैं यहाँ पे वो रख देती हूँ, जो वर्ण है हमारे अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगनी समय में होता है, ठीक है। और ये कौन से होते हैं हमारे? आ, ई, उ, ए, आय, ओ और औ, ठीक है। 4 ये हो गए और 7 ये हो गए। अच्छा मुझे ये बताइए, ये 4 और ये 7, मेरा गणित कहता है कि 4 और 7 11 होते हैं, सही हो? चलो, जब ये 7 और 4 मिलकर 11 हो गए तो ये प्लुत स्वर के लिए बचा कौन सा? पहला सवाल, ठीक है। अब
जब परिभाषा देखेंगे आप किताबों में जाके आज चेक कर लेना, तो लोग कहते हैं कि प्लुत स्वर की परिभाषा होती है जिन स्वरों का उच्चारण या जिन वर्णों का उच्चारण दीर्घ स्वर की तुलना में भी अधिक समय में होता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जब इसका उदाहरण लिखा होता है तो आप देखना लोग इस तरह से लिखते हैं, कुछ किताबों में ये रहेगा और कुछ किताबों में शब्द लिखते हैं। जैसे मान लो हम राधा लिख रहे हैं तो इस तरह से प्लुत चिन्ह लगाकर इस शब्द को लिखते हैं, ये जैसे बोलेगा राधा, इस तरह से। तो ये उदाहरण होता है। अब मेरा सवाल ये है उन लोगों से, महानजनों से, कि जिन्होंने प्लुत स्वर के अंदर इसको रखा है, मुझे ये समझ में नहीं आई हम पढ़ क्या रहे हैं? वर्ण पढ़ रहे हैं या शब्द पढ़ रहे हैं? ये वर्ण है कि शब्द है? आप बताइए क्या है? तो फिर ये स्वर में क्यों पढ़ाया जा रहा है? इस बुद्धि से ना कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि हमारे देश के लोगों को एक आदत है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, खोपड़ी नहीं लगानी है। और मैं यहाँ पे आपको एक सब क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, हमारी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी, और देवनागरी लिपि के बारे में कहा जाता है कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। और वैज्ञानिक का अर्थ जो मुझे समझ में आता है उसका मतलब होता है वह विज्ञान जो सिद्ध होता है, जो प्रूफ होता है। तो मैंने कल जितनी भी परिभाषाएं आपको समझाई थी सारी प्रूफ करके बताई थी कि हाँ ये सिद्ध हो रही हैं, और आज भी हम वही देख रहे हैं। समझ गए? तो ये ध्यान रखिए। अब जब हम बात करते हैं इन सारी चीजों की कि इस तरह से आता है, तो हमारी किताबों में भी ये मिथक कहाँ से आया, कैसे आया, वो भी मैं बता देती हूँ। जब हमने हिंदी भाषा का व्याकरण शुरू किया, तो जब हम हिंदी भाषा के व्याकरण को ले रहे थे तो हमने आधार जो बनाया था वो संस्कृत भाषा का व्याकरण बनाया था। तो संस्कृत भाषा का व्याकरण बहुत ज्यादा क्लिष्ट है, पर हम हिंदी बना रहे थे तो हमने उससे आधार लिया कि हम कुछ कुछ इसके जैसा बनाएंगे, लेकिन इसको सरल भाषा में करेंगे। तो जब हम उन्हें उसके जैसा बनाया तो जो शब्द हम हिंदी भाषा में लेते थे उन सारे शब्दों को एक जगह इकट्ठा किया गया और देखा गया कि स्वर कितने रखे जा सकते हैं संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत भाषा में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ह्रस्व स्वर की, तो ये ह्रस्व स्वर होता है, ये दीर्घ स्वर होता है, और जब प्लुत स्वर की बात करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह का साइन होता है जिसका अर्थ होता है कि ये खींचकर बोला जाएगा। इनका उच्चारण क्या होता है? अ आ इस तरह से। और आपने एक चीज ये देखी होगी कि जब आप कभी किसी पंडित को देखेंगे, जब वो किसी मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है तो वो संस्कृत में कर रहा होता है, तो वो जल्दी जल्दी बोलता है और कभी किसी शब्द पे वो ऐसे ही खींचता है। तो वो जब जिस शब्द पे ऐसे खींचता है, आप समझ लीजिए कि वहां पर क्या है, कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। तो ये हमने वहां पे लिया। जब बात आई हिंदी में लेने की, तो हमें हिंदी में ऐसे कोई किसी वर्ण को, किसी शब्द को हमें ऐसे उच्चारित करना नहीं था, तो हमने इसको हटा दिया। यानी हमने हिंदी में दीर्घ और लघु और दीर्घ ही रखे, यानी ह्रस्व और दीर्घ ही रखे। तो प्लुत स्वर की जब बात आई कि भाई फिर हमें एक ही जगह चाहिए प्लुत, वो चाहिए कि किसी का नाम पुकारने में, तो फिर हिंदी के विद्वानों ने कहा कि क्यों ना प्लुत चिन्ह को ही ले लिया जाए, जिसे हम कैसे एस के जैसा बनता है, एस के आकार का, और इसको नाम दे दिया गया प्लुत चिन्ह, और इसे विराम चिन्ह के अंदर रखा गया कि जब भी ये किसी भी शब्द के पीछे लगा होगा, जैसे राधा के पीछे लगा है, तो देखो इस शब्द में और इस शब्द में क्या अंतर है। ये है राधा, ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, और जब हम इसको उच्चारण करेंगे इसका, तो ये होगा राधा, ठीक है, तो खींच के बोला जाएगा। तो दोनों में अंतर होता है। तो इस तरह से ये हमारा प्लुत चिन्ह अस्तित्व में आया, ना कि प्लुत स्वर, ठीक है। इसी तरह से अ के साथ, ई के साथ, ऊ के साथ। और जब हम बात कर देंगे अपनी री की, यानी री में भी आता है, इस पे भी मैं आपको बता देती हूँ। संस्कृत भाषा में अगर आप देखेंगे तो संस्कृत भाषा में ये वर्ण होता है और इसके साथ ये वर्ण होता है जो ऐसे लिखा होता है। ये लघु री है और ये दीर्घ री है। लेकिन हिंदी भाषा में कोई ऐसा शब्द नहीं होता जो इससे प्रयोग होता है, तो इसलिए हमने इसे हिंदी से हटा दिया।
हमने बस इसको रखा क्योंकि हिंदी भाषा में जैसे पृथ्वी है, कृषि है, वृत्त है, आवृत्ति है, ऐसे शब्द हमारे आते हैं, तो उसमें हमारा री लगता है, तो इसलिए हम री को ही पढ़ते हैं। तो जितने शब्द हमारे पास हैं हमने उसी के हिसाब से वर्णों को रखा है। तो इस बात को, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं नीचे लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा, स्वयं कामता प्रसाद ने ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है। उन्होंने उच्चारण काल के आधार पर इन्हें दो ही माना है कि दीर्घ और लघु। कहा है संस्कृत में प्लुत नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता। और जब हिंदी में इसका उपयोग होता ही नहीं है तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमको जबरदस्ती क्यों पढ़ाया जा रहा है। गलत। जैसे मैंने आपको बताया कि हमको हमारे छोटे बच्चों को हिंदी भाषा में कौन सा वर्ण पढ़ाया जा रहा है, ये जिसका उच्चारण ना उसको पता, जिसने ये लिखा है उसे भी नहीं पता। क्योंकि अगर उसका उच्चारण पता होता तो एक आध तो फोटो रखता इससे संबंधित के, इससे क्या, जैसे ट से टमाटर, क से कबूतर, ख से खरगोश, तो इससे क्या कुछ तो रखता। लेकिन जब उसे पता ही नहीं है तो रखेगा तो तब, लेकिन पढ़ा रहा है जबरदस्ती। अब छोटा बच्चा बेचारा क्या करेगा, पेन उठा के अपना बना तो लेगा ऐसे घुमा के 8, पर उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि है क्या। तो जब कुछ पता ही नहीं है तो जबरदस्ती का क्यों चीज पढ़ाई जा रही है। और ये पढ़ाई नहीं जा रही है, आपकी परीक्षा तक भी आ रही है। आयोग को चाहिए ऐसे प्रश्न जो गलत हों, जिसमें आपके अंदर मतलब कंफ्यूजन आए, क्योंकि आयोग को तो एक झोल करने के लिए मौका मिल जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर मान लो आपकी परीक्षा में कभी ऐसा आता भी है कि उच्चारण काल के आधार पर कितने स्वर होते हैं और गलती से अगर 3 को सही करेगा तो हम आयोग से फाइट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारे सबसे बड़े विद्वान हैं कामता प्रसाद, जिनको आधार माना जाता है, उनकी किताब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और हम उसको देंगे, आधार मानेंगे। तो अब हम गलत नहीं पढ़ेंगे, हम सही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो है हिंदी में व्याकरण के स्तर पर बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो हम उन पुरानी चीजों को नहीं पढ़ेंगे जो हमारी हिंदी में नहीं है, जबरदस्ती रख दी गई हैं। तो यहाँ पे हम अपने स्तर पर पढ़ते हैं, जैसा हम जानते हैं पहचान के कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिखिए और इसमें हम जानेंगे। लिखो इसमें परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखो, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। उसके बाद निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ऐसे लगता है जिसे आप अंग्रेजी में डैश कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। आपकी परीक्षा में पहले प्रश्न आ जाता था इस तरह से कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, और अगर देखा जाए तो पिछले 6-7 सालों से इस तरह का कोई प्रश्न नहीं आया है। ठीक है, 1 मिनट, ये कॉल लेती हूँ। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ लिया था। दीर्घ स्वर के बारे में लिखिए परिभाषा। अभी इनको समझेंगे, फिर उसके बाद पहले परिभाषा लिखते हैं। लिखो इसमें, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर में लिखना है,
जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। ये 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो देखो हमने क्या पढ़ा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि घर जाके आप रटें या इन सारी चीजों को यहीं सीखना है। आपको याद रखना है ये शब्द ह्रस्व का मतलब क्या है, छोटा या लघु, ठीक है। और दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा। दोनों का नाम याद रहेगा, अर्थ याद रहेगा। तो जो स्वर जिनके उच्चारण में छोटा समय लगता है अर्थात कम समय लगता है वो हमारा क्या कहलाएगा, ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, री। हम ये कह सकते हैं कि ये झटके के साथ बोलता है। जैसे लास्ट हमने क्लास ली थी तो पहली क्लास में कुछ छात्रों की कमेंट थी ऑनलाइन में कि मैम ये छोटा बड़ा क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता। तो अब इस चीज को आप समझ लेना कि छोटा बड़ा क्या होता है। छोटा बड़ा होता कुछ नहीं है, बस हम उसको दिमाग में रखने के लिए ऐसा नाम देते हैं। तो ये जो ह्रस्व स्वर है जिसे हमने ह्रस्व कहा है, इसे इसलिए हमने ह्रस्व यानी छोटा स्वर कहा है क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है वो कम समय में होता है, बहुत झटके के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जब भी हमें बोलना है अ, ई, उ और री। जब हम दीर्घ की बात करते हैं अर्थात बड़ा, यानी जिनके उच्चारण में हमें लघु की तुलना में दुगना समय लगे या कहें कि लघु से ज्यादा समय लगता है। तो जैसे ये तो हमने बोला अ और ये आ, ये ई तो ये ई, उ, ए, आए, ओ, औ। तो इस तरह से जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें इससे दुगना समय लगता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं या फिर हम इन्हें बड़ा कहते हैं, ठीक है, समझने के लिए। इनका उच्चारण सबका अलग है, आपको पता है। इसमें कल एक छात्र ने कहा था, अच्छा ये बात तो बाद में बताऊंगी, जब आपको उत्पत्ति वाला बताऊंगी उस समय। आपको इसके उच्चारण में भी अंतर समझ में आता है और इसके उच्चारण में भी अंतर समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसका प्रयोग करेंगे और जब इसका प्रयोग करेंगे तो इन दोनों के प्रयोग में। अब यहाँ से आपको एक चीज बताती हूँ, आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनको शब्दों को लिखने में परेशानी होगी कि मैम कब हम छोटी ई का प्रयोग करें और कब हम बड़ी ई का प्रयोग करें। जो पश्चिम इलाके के लोग हैं वो इसे छोटी और बड़ी कहते हैं और जो पूर्वी इलाके के लोग हैं वो इन्हें ह्रस्व और दीर्घ ही कहते हैं कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ठीक है। ह्रस्व का मतलब छोटी ई और दीर्घ का मतलब बड़ी ई। तो आपको इसे जब ये लिखने में परेशानी होती है तो उन्हें कैसे सुधारना है। मैं एक शब्द लिख रही हूं आपके सामने, आपको बताना है इसका उच्चारण क्या है। ये फिर से बोलो, सीला। तो आप यहाँ पर इस श के साथ ना ई का उच्चारण कैसा कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं इसे कर दूं, दोनों में अंतर है, अर्थ में भी अंतर है। एक का अर्थ है पत्थर और एक किसी का नाम है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, सिला, इसमें हम ई जो है वो जल्दी बोल रहे हैं, ठीक है, सिला। और इसमें हम ई जो है वो थोड़ा लंबा प्रेस करके तब बोल रहे हैं। तो आप जब भी किन्हीं शब्दों को लिखेंगे, जो भी शब्द होते हैं, तो उन शब्दों को जैसे आपने पहली बार लिखा हुआ देखा तो आप उसका उच्चारण वैसे ही करेंगे। और जब आप उसका उच्चारण वैसे ही करेंगे तो लिखने में भी आपको आसानी रहेगी, कहीं गलती नहीं होगी। तो ये जो आपके दिमाग में रहता है कि छोटी ई, बड़ी या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनके लिखन में बहुत दिक्कत होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने उच्चारण को संभाल कर करेंगे तो आपका लेखन भी सुधर जाएगा। तो आपको अपने लिखने के साथ साथ
साथ उच्चारण पे भी काम करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इसी तरह से देखो, नाम होता है, मेरा नाम क्या है, कितने छात्र जानते हैं? कल वैसे एक कमेंट किया था कि मैम आपका नाम क्या है। मैं कह रही ये तो गजब बात हो गई, नाम लिखा हुआ भी है, फिर भी नाम क्या है? निधि। लेकिन जब भी मैं कभी किसी से बताती हूँ और वो हिंदी में लिख रहा होता है देवनागरी में, तो वो हमेशा इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे? या तो निधि करेंगे ऐसे, या फिर करेंगे निधि, लेकिन सही कोई नहीं लिखता। तो अब ये देखो कि जब हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं? निधि बोल रहे हैं ना, निधि। अब ऐसे बोलेंगे तो निधि हो गया, तो ये निधि होना चाहिए, तो निधि तो नहीं है, निधि है। और इसी तरह से निधि, ये भी नहीं है। तो हमें अपने आप पता चलता है, जब हम लेखन करेंगे इनका, तो हमें अपने आप पता चलेगा कहाँ छोटा लगाना है, कहाँ बड़ा लगाना है। बात समझ में आ गई? तो ये कोई अध्यापक नहीं सिखा सकता आपको कि कहाँ पे छोटी है, कहाँ पे बड़ी है। आपको खुद अपनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको पॉइंट पता ही है, प्लुत स्वर नाम का कोई स्वर नहीं है हमारे पास। हिंदी भाषा में प्लुत चिन्ह नाम का विराम चिन्ह पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम स्वर को पढ़ते हैं दूसरे आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जब हम इसे पढ़ते हैं स्वर को, तो देखो ये हमारा दो प्रकार का होता है। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, और आपको ऑप्शन में 3 दीर्घ स्वर दे रखे थे और एक लघु, तो उसमें आपको एक ही चुनना पड़ा, और 2 हमने संयुक्त स्वर के आधार पर अलग किए थे। तो वो क्या हुआ था, किस आधार पर लिखा हुआ है, यहाँ बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको, लेकिन आपको बस समझना है। ये जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट से आपके बहुत तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में हल होने वाले हैं। अब देखो, पहले इसे समझ लो। जैसे मान लो आपकी परीक्षा में प्रश्न कर सकता है कि संधि स्वर कौन सा है, तो यहाँ पे आपके सामने 7 स्वर रखे हुए हैं, ये संधि स्वर हैं। संधि स्वर क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से मूल स्वर कौन सा है, तो मूल स्वर जिसकी उत्पत्ति अपने आप हुई है, प्रारंभिक अवस्था में हुई है, ये 4 होते हैं हिंदी भाषा के अंदर। हम संस्कृत भाषा की बात नहीं कर रहे। संस्कृत भाषा में वर्णमाला अलग है, हिंदी भाषा में वर्णमाला अलग है। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे पूछ सकता है मूल दीर्घ स्वर कह सकता है या केवल दीर्घ स्वर कह सकता है, और आपको ऑप्शन में संयुक्त भी दे दे, तो आपको इन तीनों को ही रखना है। यानी मूल दीर्घ स्वर हमारे ये 3 ही हैं। इन्हें हम सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्न में से सजातीय स्वर कौन से हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर कौन सा है, 4 आपके संयुक्त स्वर हैं। आपसे पूछ सकता है विजातीय स्वर कौन सा है, तो यही 4 आपके विजातीय स्वर के अंदर आएंगे। अब ये आप कहेंगे कि मैम ये हमको रटना पड़ेगा, तो रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप सीख लो। जो ये चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, ये चार्ट कैसे बनेगा, इस चार्ट को बनाना सीख लो, तो आपको अपने आप ही आज ही इसी कक्षा में आपको ये याद हो जाएगा। देखो, जब हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, स्वर को हमने 2 भागों में बांटा। सबसे पहले रखा मूल स्वर। ठीक है, तो मूल स्वर के अंदर हमने 4 स्वर रखे। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। और जब हम दूसरा ले रहे हैं संधि स्वर, संधि शब्द का मतलब क्या समझते हो आप? संधि का मतलब होता है जो कम से कम 2 चीजों को जोड़े। ठीक है, तो 2 चीजों को जोड़ने वाला तो हमें समझ में आ जाता है कि संधि स्वर वे स्वर हैं जो 2 वर्णों से मिलकर, यानी 2 स्वर से मिलकर बने हैं। उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? 2 स्वर से हुई है। इसको हम गुरु स्वर या लघु स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम आ जाता है। तो इसमें आ जाते हैं हमारे 7 जो हमने अभी पढ़े। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब हम देखेंगे फिर ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ और संयुक्त। अब ये कैसे बनते हैं इसे हम देखेंगे। तो इनकी उत्पत्ति हुई, सबसे पहले तो ध्यान रखना हम पढ़ किसके आधार पर रहे? उत्पत्ति के आधार पर। तो ये 4 स्वर ऐसे थे जिनकी उत्पत्ति प्रारंभिक अवस्था में हुई है, अपने आप शुरुआत में ये मूल रूप में ऐसे ही थे। ठीक है, अब
बाद में क्या हुआ कि इस अ ने अपने साथ अ का मेल किया। आप चाहो तो इस कोड को लिख सकते हो क्योंकि ये आपको आगे तक काम आएगा, हर जगह पे काम आएगा, ठीक है। तो जब इस अ ने अ के साथ मेल किया तो ये क्या बना, आ बना, ठीक है। और जो ये आ बना तो देखो एक ध्वनि ये और एक ध्वनि ये, तो इसलिए डबल हो गया। ये लघु है, ये लघु है, और लघु लघु मिलके क्या बना रहा है, दीर्घ बना रहा है। तो इसलिए हमने परिभाषा भी ये रखी कि लघु स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है उच्चारण में, क्योंकि हमें पता है 2 ही बार प्रयोग हो रहा है उसका, तो इसलिए हमने रख लिया। तो यहाँ पर जिसे हमने मूल दीर्घ कहा, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर, इसके अंदर हमने इसको रख लिया, ये आ गया हमारा। इसी तरह से जो हमारा ई है, इस ई का मेल इस ई के साथ हुआ तो बड़ा ई हमें प्राप्त होता है, तो यह हमारा मूल दीर्घ हो जाता है। उसी तरह से ऊ के साथ हमने ऊ का मेल किया तो हमें दीर्घ ऊ मिल जाता है। और ध्यान रखिए ये तो हिंदी की कहानी है, यहाँ तो हिंदी में खत्म हो जाता है। जब हम बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में री के साथ री का मेल भी होता है और एक दीर्घ री भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए, हिंदी भाषा में हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको नहीं पढ़ते। हम वही पढ़ेंगे ना जो हमें चाहिए, तो हम इसे नहीं पढ़ते, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ पर 3 स्वर मिल गए, ये हमारे क्या हो गए, मूल दीर्घ हो गए। अब ये बताइए, ये स्वर और ये स्वर दोनों समान हैं, यानी एक ही जाति के हैं। तो जो एक जाति से बना है उसको हम क्या कहते हैं, सजातीय कहते हैं। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो ये तीनों हमारे कौन से स्वर कहलाएंगे, सजातीय। ये वाली बात समझ में आ गई। अब एक बात और समझ नहीं लीजिएगा, कल यहाँ पे मुझसे एक छात्र ने यह प्रश्न किया कि मैम ये बताइए, जैसे वर्ण विच्छेद हम कर रहे थे, तो मान लो जैसे हमने ये लिखा था राम, और राम शब्द को तोड़ रहे थे, तो उसका प्रश्न ये था कि जब हमने इसको ऐसे लिखा तो ये जो आ है, जब ये अ प्लस अ से मिलकर बना है, तो हमने इसको ऐसे क्यों नहीं तोड़ा, हमने आ में क्यों लिखा था। तो आप में से बहुत सारे छात्रों के दिमाग में भी ये सवाल आ सकता है कि जब आपने बताया कि ये 2 वर्णों से मिलकर बना है तो कैसे। तो सबसे पहले ध्यान दो, अपनी नोटबुक में देखो, हम ये जो आधार पढ़ रहे हैं किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति, यानी उसका जन्म कैसे हुआ है, और जन्म में उसके माता पिता की बात होती है, समझ गए। अब बात आए अगर हमारे अस्तित्व की, तो मान लो आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप ये तो नहीं बोलते ना किसी से जाके कि मैं मम्मी और पापा के मिलन से पैदा हुआ ये आदमी हूं, ऐसे तो नहीं बोलते ना। आप अपना नाम बोलते हो कि मैं फलना व्यक्ति हूं। और जब अगर वो पूछे कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तब आप बताते हो, यानी जब बात आती है जन्म की उस समय बताते हो। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जो ये आ और बड़ी ई बन के आए, इनका जन्म हो चुका है, इनका अपना अस्तित्व है, इसलिए ये 11 की श्रेणी में रखे हैं, तो हम इन्हें और तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं जैसे आप लोगों को परिभाषा समझाती हूँ तो फिर आप हर चीज में प्रैक्टिकल करके देखना शुरू कर देते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा ये भी ऐसा है तो ये इससे बना है तो इसे भी तोड़ दो। कैसे, जब हम ये पढ़ेंगे ना यहाँ पर इसको कि यह जो हमारा वर्ण है ये किससे मिलके बना है, क और श से मिलकर बना है, तो यहाँ पे जैसे ही आते हैं तुरंत आपके दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि जब ये इससे मिलके बना है तो आ भी तो बना था, तो उसे भी तोड़ सकते थे हम, उसे क्यों नहीं तोड़ा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है, इसमें भी और उसमें भी। तो ये उत्पत्ति के आधार पर अपना अस्तित्व पा चुका है, इसे हम और तोड़ नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो हो गए हमारे सजातीय। अब क्या हुआ कि हमारा जो ये अ स्वर है, इसने ई के साथ मेल किया, तो इसने कौन सा स्वर बनाया, ए। और फिर इस अ के साथ इस ए ने मेल किया और इसने क्या बनाया, आय, ठीक है। उसी तरह से इस अ के साथ इस ऊ ने मेल किया तो क्या बनाया, ओ। और उसी तरह से इस अ के साथ इस ओ ने मेल किया तो क्या बनाया, आओ। अब ध्यान देना, इनके अंदर दोनों ध्वनियां होती हैं, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो
ये अ और ई मिलकर बनता है ए। जब हम इसको एकदम मिक्स कर देते हैं तो बनता है ए, और जब हम इस ए के साथ फिर से अ को मिक्स करते हैं तो ये हो जाता है अ। तो आप देखते हैं हम थोड़ा खींच के तब उसे बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, दो अ मिल जाने से एक बड़ा आ हो जाता है। समझ में आई बात? मैथ है ये, डरना मत। एक चीज दिखा रही हूँ आपको, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसको समझ में आए अच्छी बात है, जिसको ना समझ में आए घबराना नहीं, जिसको नहीं समझ में आएगी ज्यादा अच्छी बात है, जिनका मैथ अच्छा है वो समझ लेना। जैसे हमने बात कही है ना कि अ प्लस ई बराबर ए, और फिर हमने दूसरा जो ये लिखा है इसको हम दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं। जानते हैं कैसे? इसकी जगह यानी ये जो है इसका मान रख दे। मैथ करते हो ना, ये यहां आ गया, हमने अभी अभी इसको ये बनाया था, तो अगर कहीं हमें ये फॉर्मूला मिल जाए तो बराबर ये होगा। और मैंने वही चीज कहा है कि जब इस अ के साथ ई आता है, इसकी ध्वनि मिलती है तो ये क्या हो जाता है ए, और जब इस आ के साथ ई मिलती है तो क्या हो जाता है आय। तब इस तरह की ध्वनि आती है। ठीक है, तो जिनको ये बात समझ में आई अच्छी बात, नहीं समझ में आई तो घबराना नहीं है। ठीक है, मैं आपसे यही कहती हूँ, इसी आधार पे तो हम कहते हैं हमारी इतनी प्यारी भाषा है हिंदी कि हर चीज स्पष्ट रूप से है, हर चीज एकदम स्पष्ट है। आप अंग्रेजी भाषा में इस तरह की चीजें कहीं नहीं पाएंगे। अंग्रेजी जो अब जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अल्फाबेट कितनी देर में पढ़ लेते हैं? 15-20 मिनट मुश्किल से, इससे ज्यादा नहीं। और हम पढ़ते 5-6 दिन वर्णमाला, पूरी एकदम क्लियर है, और पूरी हिंदी आपकी इसी पे ही आधारित है। तो ये जो 4 वर्ण आए इनको हमने नाम दिया संयुक्त स्वर। ठीक है, क्या नाम दिया? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वे होते हैं जो 2 अलग अलग स्वर से मिलकर बने होते हैं। तो ये अलग जाति का था, ये अलग जाति का, तो अलग अलग जाति के ने मिलके जो बनाया ये क्या कहलाएगा? विजातीय। आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, रटने की, कि विजातीय के अंदर कौन सा है। आपको पता चल गया कौन सा किससे बन रहा है। और मैंने आपको यही बताया था कि आपको स्वर वैसे याद रख लीजिए। कैसे? इसमें ये पॉइंट मैंने आपको दिया था कि जब भी आपको याद रखना है स्वर तो अपने दिमाग में ये फोटो याद रखिएगा। आपको ये पता चल गया, ये हिस्सा और ये हिस्सा। ठीक है ना? इस अ ने इसके साथ मिलके इन दोनों का निर्माण किया है यहाँ पर, ये आपको पता चल गया। इस अ ने इसके साथ मिलकर इन दोनों का निर्माण किया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? चलो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ हमने जो पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर, जिसे हम दीर्घ या गुरु स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर 4 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर जिसे संध्या स्वर, MPSI में इसे संध्या के नाम से पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसका नाम। तो जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं अथवा 2 स्वर के योग से बनते हैं उन्हें हम संधि स्वर, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब इसके सामने जो है वो लिख लो, आप लोगों को आता ही है, समझ गए हैं। मूल में कौन कौन सा आ जाएगा? आ, ई, उ। और संयुक्त में कौन सा आ जाएगा? ए, ऐ, ओ और औ। ईमानदारी से मुझे बताओ, रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? मैं आपसे कहती हूँ 3 महीने बस आप मुझे 1.5 घंटे हर दिन दे दीजिए, यहाँ पर आपको हिंदी का विद्वान बना दूंगी। कुछ बचेगा ही नहीं इसमें, और कोई रटने की आवश्यकता नहीं। आज तक आप कहते आए हो कि हिंदी रटी जाती है, रटी, हिंदी समझी जाती है, बस समझना है आपको। ठीक है, इससे कितने प्रश्न बनते हैं? अगर परीक्षक चाहे तो आपके 40 के 40 प्रश्न इसी चार्ट से बना सकता है, और आपने पढ़ लिया तो आपको याद आ जाएगा, बाकी और नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, मिटा दूं इसको।
अब देखो, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पहले जल्दी से फटाफट लिख लो, फिर उसके बाद सीखते हैं इसको, याद रखेंगे, याद करेंगे। सबसे पहले अग्र स्वर में लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। फोटो बना लो नीचे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, ई ई, री, ए, आय। दूसरा लिखो मध्य स्वर। मध्य स्वर में लिखो, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के फोटो बना लो। फोटो बनाओगे तो याद रहेगा। पश्च स्वर में लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जीभ का पिछला भाग काम करता है, जीभ का पिछला भाग काम करता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। फोटो बनाकर लिख लो। गर्मी कुछ जल्दी नहीं आ गई है? अभी तो कल परसों तो 4 डिग्री हो रहा था। चलो, लिख लिया आप लोगों ने? अब याद कर लो इसे। देखो, आपको कोई परिभाषा नहीं रटनी, कुछ नहीं रटना। इस अग्र का अर्थ होता है, इस अग्र का मतलब क्या होता है? आगे वाला। मध्य का मतलब बीच का। पश्च मतलब पीछे का। अब जीभ के आधार पर हम स्वर देख रहे हैं, तो यानी जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का, तो जब हमारी जीभ का अगला भाग काम करता है, यानी स्ट्रेस जो पड़ेगा वो इस हिस्से पर पड़ेगा। मतलब ये देखो, जो स्ट्रेस पड़ेगा वो इस वाले हिस्से पर जब आप उच्चारण करेंगे, तो वो स्वर हमारे क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर। आपके सामने रखे, उच्चारण करो। ई ई, री, ए, आय। जीभ का कौन सा भाग काम कर रहा है? अगला। ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में आ जाए अग्र स्वर, बोल के देख लेना,
परीक्षक को पता भी नहीं चलेगा कि नकल कर रहे हो आप, उसे पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो उच्चारण करो एक बार, सब आवाज आनी चाहिए माइक तक। ऑनलाइन वाले छात्र, आपके पड़ोसियों को पता चलना चाहिए कि आप हिंदी की क्लास पढ़ रहे हो, है ना, उतना तेज आवाज निकालनी चाहिए, पता तो चले हाँ कुछ पढ़ा है ना। तो समझ में आ गया ना। ई का अगला भाग, मध्य भाग। मैंने आपको कल की क्लास में भी इसका उच्चारण बताया था। जब आप अ का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको कैसे उच्चारण करना है, ये जीभ आपके दांतों के बीच में बैठनी चाहिए, और ये जो साइड का यहाँ बीच का जो ये हिस्सा है ये ऐसे चौड़ता है अ, ठीक है। तो बीच का मध्य भाग काम करेगा जीभ का, और इसमें हमारा कौन सा स्वर होता है, अ होता है, ठीक है। तो उच्चारण करो। तो अब के बाद ये ध्यान रखना, उच्चारण सुधारा तो लेखन सुधरेगा, यानी आपको पहचान होने लग जाएगी कि किस तरह से हमारे मुख में इसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। पश्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, यानी आवाज जो आएगी या जो रिएक्शन होगा हमारी जीभ पर वो पीछे वाले हिस्से पर होगा। जैसे हम बोलते हैं आ, अब आप आ का उच्चारण करो तो कहाँ आपको लगता है, कंठ के पास लगता है, पिछले हिस्से पे। ऊ, होठ आपके आगे से हवा को रोकते हैं, लेकिन जो पीछे जीभ पर जो भार आता है वो कहाँ आता है, पीछे। ऊ, ओ, औ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पश्य स्वर। बात समझ में आ गई? चलो, याद हो गया, दोबारा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसी तरह से अभ्यास कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ओष्ठ यानी होठ, होठों के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो होठों की स्थिति के आधार पर हमारे जो स्वर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। लिखिए, आवृतमुखी में इसकी परिभाषा लिखिए, फिर आगे बात करेंगे। चलो लिखो इसमें, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, गोलाकार नहीं होते, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। कहते हैं के बाद निर्देशक चिन्ह लगा के लिख लेना कौन कौन से होंगे। अ, आ, ई, री, ए, आय। ठीक है, वृत्तमुखी में लिखिए, वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। नहीं लिखने वाले आलसी लोगों, लिख लो रफ कॉपी पे, ठीक है। मुझे सब पता चलता है, ये ध्यान रखो ना, मेरी 4 आंखें वहां भी लगी हुई हैं, सबकी कॉपी पे हैं, पता चलता है। उदाहरण में लिखो, ऊ, ऊ, ओ, आओ। चलो करो प्रैक्टिकल, अब तो आपको पता चल गया कैसे करना है। होठों की स्थिति पे एक बार होठ गोलाकार होंगे और एक बार होठ गोलाकार नहीं होंगे। तो जिसमें गोलाकार नहीं होते उनको कहेंगे आवृतमुखी, और जिसमें गोलाकार होंगे उनको कहेंगे वृत्तमुखी, यानी वृत्त मतलब गोला। तो देखो, अ, आ, ई, री, ए, आय, हमारे होठ गोलाकार नहीं होते, लेकिन उ, ऊ, ओ, आओ गोलाकार हुए, तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से
जो हमारे वर्ण है यानी वर्णों का जो वर्गीकरण है वो हम करते हैं। अब इसमें एक आधार रह गया जो अक्सर मतलब मैंने नहीं पढ़ाया, काफी दिन से नहीं पढ़ाया, शुरुआत में पढ़ाया था, जिसे कहते हैं मुंह खुलने के आधार पर या मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर, जो आपके हाँ पुरानी किताब में है वही मैं कह रही हूँ, जिसमें आता है संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। तो ये टॉपिक जैसे मैं देखती हूँ तो अक्सर बच्चे बोलते हैं कि आजकल प्रश्न आ रहे हैं इनसे और ये सारी चीज आ रहे हैं, तो इसे मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप जितनी किताबें देखोगे मार्केट में, सारी किताबें जो हैं कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, कोई किसी को किसी में रख देता है, कोई किसी को किसी में रख देता है। आधार भी किसी का ऐसा होता है, कोई कहता है मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर, कोई कहता है कि मुख में जीव के उठने की स्थिति के आधार पर, कि जीव कितनी ऊंचाई में उठ रही है। तो इंच टेप लेके तो हम नाप नहीं सकते कि कितनी ऊंचाई में उठ रही है, तो मुंह खुलने की स्थिति के मुंह कितना खुल रहा है ये तो हमें पता चलता है। तो इस आधार पर सबका अपना अलग अलग विचार है, अलग अलग चीजें हैं, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। अब हमें नहीं पता कि आयोग किसको सही मानेगा। तो मैंने जो आपको पढ़ाया है मेरी पुरानी किताबों में जो है वो पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार है। तो मुझे जब भी मैं जैसे हिंदी पढ़ती हूँ तो हिंदी में मैंने बहुत सारी, मेरे पास कम से कम 25-30 किताबें होंगी हिंदी की, और उन सारी किताबों में मुझे जो सही लगता है कि एक सही आधार पे जिन्होंने दिया है, तो हरदेव बहारी ने बहुत सारी चीज़ों को सही कहा है, और डॉक्टर अरविंद कुमार आते हैं, बिहार के हैं, लूसेंट के थ्रू आती है उनकी बुक। आजकल मुझे नहीं पता कि आजकल वो आती नहीं, एक आती है लूसेंट करके वन लाइनर, वो नहीं, वो थोड़ी मोटी किताब है, अध्यापकों के लिए आती है। और पृथ्वीनाथ पांडे और कामता प्रसाद, मैं इन 3-4 विद्वानों को ही फॉलो करती हूँ, इनको मानती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो दिए हैं वो चीज़ें दी है। उसके बाद कुछ लोगों ने बेतुकी बातें करी हैं तो वो मेरी समझ से बाहर रहती है। और एक आता है वासुदेव नंदन खत्री, सब लोग बोलते हैं बड़े फेमस है और ये सारी चीज़ें। मैं आपको उनकी किताबों में उनको खुद की ही बात पलटते हुए दिखा दूंगी। इसलिए मैंने उन्हीं को, सबसे पहले शुरुआत में मैंने उन्हीं को पढ़ना शुरू किया था। स्टूडेंट लाइफ में मैं उन्हीं को पढ़ती थी। फिर उसके बाद जब कहते हैं कि स्टूडेंट तो क्या पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, लेकिन जब आप अध्यापक बन जाते हो तो आप सही आईना तो आप उस समय देखते हैं कि क्या है चीजें। तो वहां पता चला कि पहले कुछ और कह रहे हैं, बाद में कुछ और कह रहे हैं, यानी पहले पेज पे उन्होंने कुछ और कहा है और अगले पेज पे उसी बात को बिल्कुल पूरा उसके एंटी दे दिया है। तो इसलिए मैं उनकी किताब को तो बिल्कुल ही नहीं मानती। तो अब ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये मैं इस बार आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन जो हमारी वर्णमाला की लास्ट क्लास होगी ना, अंतिम क्लास, उसमें मैं अलग से आपको नोट्स दूंगी लिख के, पर मैं उसमें आपको सारे विद्वानों का दूंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसे मैं अपने सिर पे नारियल नहीं फोड़ना चाहती कि भाई मैडम ने ये पढ़ाया और ये गलत हो गया, तो मैं आपको वो पूरा झोल दूंगी। मैंने इसलिए निकाला था इससे क्योंकि मैं छात्रों को समझाते समझाते थक गई। जो मैं अपना आधार दूंगी उसमें मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल कराऊंगी जैसे मैंने कराया अभी तक, और पूरा आपके सामने सिद्ध होगा। और बाकी और जो लोगों ने दिया है वो आपको समझना है जैसे आप चाहें, जो आपका मन करे, सबके अनुसार, ये इसके अनुसार, ये इसके अनुसार, ये इसके अनुसार, तो वो आपको देखना है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे मैं उस टॉपिक को लेके आने वाली हूँ, पर अभी नहीं, वर्णमाला के लास्ट वाले दिन दूंगी। तो अब यहाँ पे एक ये पॉइंट है जिससे आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एक चार्ट आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उच्चारण स्थान पूछ लेगा, वर्ग पूछ लेगा, कौन सा वर्ग कहाँ से है, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद करना है, एक बार देख लो इसको। वर्ण है हमारा ए आ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ से और इसका वर्ग कहलाता है कंठ है। उच्चारण जो वर्ण है हमारा ई है, तालु से उच्चारण स्थान है और इसका वर्ग तालव्य कहलाता है। उ ये होठ से उच्चारित होता है और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहलाता है। री मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान है और मूर्धन्य इसका वर्ग कहलाता है। ए आई की बात करें तो कंठ और तालु से उच्चारण स्थान होता है, कंठ तालव्य इसका वर्ग कहलाता है। ओ औ से देखें तो कंठ और ओ होठ से इसका उच्चारण स्थान है और कंठोष्ठ इसका वर्ग कहलाता है। अब ये छोटा सा चार्ट है देखने के लिए, लेकिन आपकी परीक्षा में इससे कोई भी प्रश्न आ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। एक प्रश्न बनाते हैं हम पहले, जैसे अगर हम इसी की बात करें तो एक इस श्रेणी से कितने प्रश्न बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है अ का उच्चारण स्थान, अ का वर्ग, ठीक है, आ का उच्चारण स्थान, आ का वर्ग, या कंठ है वर्ग निम्न में से किस स्वर का है,
या पूछ सकता है कंठ से उच्चारण स्थान निम्न में से किस स्वर का है। तो आपका इसी से ऐसे बन गया, तो बाकी सबसे कितने प्रश्न बनेंगे तो आपको पता है। अब ये चार्ट आपको याद करना है। हाँ, मुझे थोड़ी सी दया आ रही है आप लोगों पे, थोड़ा सा सहूलियत कर देती हूँ, आपको पूरा नहीं रटना पड़ेगा, बस दिमाग चाचा चौधरी की तरह तेज चलाना पड़ेगा। इसे कम कर देते हैं, बस इतना रट लो, बस इतना समझ गए, निशान लगा लो जैसे ये है। और देखो इससे जादू दिखाती हूँ कैसे याद करोगे, अब अभी याद हो जाएगा। ये जो आ वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो कंठ से कंठे याद रहेगा, तालु से तालव्य याद रहेगा, होठ से ओष्ठ याद रहेगा, मूर्धा से मूर्धन्य याद रहेगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखना, ये हमने याद कर लिया, अ हमारा कंठ से, ई हमारा तालु से। इसके अंदर आपको पता है अ प्लस ई, कंठ तालु, कंठ तालु। अब कंठ तालु याद है तो कंठ तालव्य अपने आप याद हो गया। ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही है, अभी याद किया है आपने। कंठ होठ, कंठ होठ, तो कंठोष्ठ अपने याद हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे भी भूल जाते हो, अब ये चार्ट तो आपको याद हो गया, अब इसी में आपको दिखाती हूँ जो बाकी आपने जो पढ़े हैं। अपनी कॉपी निकालो, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने लिखा है, मेरे पास तो खाली पेज है, ध्यान रखना है अपने इस पर। जब आपने पढ़ा था जीव के प्रयोग के आधार पर, क्या लिखा हुआ है हमारे पास? हाँ, लिखा हुआ है। जब हमने इसे पढ़ा था तो आपको याद है, अगर इसमें आपने इतना याद रख लिया तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें पता है कि ये ई का अंश है इसमें, तब ई का अंश है तो ये आएगा ही आएगा। आपने इसमें अगर इसको याद रख लिया, इनको, तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें ऊ का अंश है, तो ऊ का है तो पश्य में आ जाएगा। इसी तरह से आप आवृतमुखी और वृतमुखी वाला जो है उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको याद हो जाएगा। यानी जब हम देखते हैं वृतमुखी तो ऊ होता है, तो ऊ के साथ ओ औ अपने आप शामिल होगा, ठीक है, ये अपने आप हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम ई को देखते हैं तो ई के साथ ये भी अपने आप किस में शामिल हो जाता है, यानी आवृतमुखी में। तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग क्या करना है, चाचा चौधरी से तेज चलाना है। अच्छा ये बताओ, आप में से किसी को ऐसा तो नहीं लगता ये चाचा चौधरी है क्या? पता है सबको? सबको पता है ना चाचा चौधरी है क्या? नहीं, कितने लोगों को नहीं पता? इनको तो पता है, जो नहीं पता है नए छात्र हो सकते हैं, है ना। बकवास मत करो, चलो देखो नए छात्रों के लिए बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें नहीं पता, तुमको तो पता है, नए छात्रों को नहीं पता हो सकता है ये। देखो, चाचा चौधरी से तेज चलाने वाली बात मैं ऐसे कहती हूँ कि जब आपने, मुझे नहीं पता आपने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी है चाचा चौधरी की? चाचा चौधरी और साबू, है ना, डिटेक्टिव थे, ठीक है, जासूस। तो जब कोई केस पुलिस पे हल नहीं होता था तो चाचा चौधरी के पास जाता था वो केस। तो जब भी कॉमिक्स में लिखा रहता था कोई केस उनको हल करना है, और उन्हें जैसे ही हिंट पता चलती थी तो लिखा होता था एक डायलॉग कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो वो हर बार ऐसे ही डायलॉग आता था, तो वो डायलॉग उसमें मैंने पढ़ा। पर जब मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा कि हमारा दिमाग कंप्यूटर के, मतलब ये नहीं, कंप्यूटर से तेज नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से तेज चलता है चाचा चौधरी का दिमाग। तो हमारा दिमाग किससे तेज चलना चाहिए? चाचा चौधरी से। तो इसलिए ये मैंने डायलॉग बनाया कि हमारा दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलना चाहिए, समझ गए? तो इतना तेज, यानी कंप्यूटर से जो तेज है तो उससे भी तेज आपका दिमाग चलना चाहिए हर चीजों को याद करने में। पीछे वाली, ठीक है, शब्दावली लेके आए, चलो निकालो। हाँ, कल 26 जनवरी है ना, तो हम क्लास चाह के भी नहीं रख सकते, बात यह है। क्या? हाँ, अरे ठीक है, मिठाई लड्डू,
ये शनिवार के दिन किया करते हैं हम काम, ठीक है। बताओ आज की क्लास में क्या पढ़ना पसंद करोगे शब्दावली में? पर पर्यायवाची से आप लोगों को इतना डर क्यों लगता है? हाँ, चलो विलोम शब्द, किताब निकालो शब्दावली, ठीक है। ऑनलाइन वाले छात्र किताब निकाले, पीडीएफ दी हुई है आपकी, अगर नहीं है तो कल से लेके आना। पेज नंबर 34 देखो, पेज नंबर 34 है, अभ्यास सेट 1। नए छात्रों को पड़ोसी दिखाएं, जल्दी से फटाफट, शांत हो जाओ। पेज नंबर 34 खोल लिया ना? क्यों बात कर रहे हो, क्या समझा रहे हो? चलो देखो, पहला शब्द देखो, अर्जन। अर्जन का विलोम होगा व्ययन। अर्जन मतलब इकट्ठा करना। अगर आपको अर्थ नहीं पता है तो बगल में लिखते रहना, ठीक है, अपनी बगल में नहीं, शब्द की बगल में। चलो, तो अर्जन मतलब इकट्ठा करना, इसका विलोम हो जाएगा व्ययन। व्ययन मतलब खर्च करना। नेक्स्ट शब्द है कथित। कथित का मतलब होता है कहा हुआ, जो कहा गया है, इसका विलोम हो जाएगा अकथित। अकथित मतलब जो कहा नहीं गया है। अगला शब्द है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का अर्थ होगा ढका हुआ या छिपा हुआ, ठीक है, जैसे कोई चीज ऊपर से ढकी हुई हो उसे कहेंगे प्रच्छन्न। इसका विलोम हो जाएगा प्रतिपन्न। प्रतिपन्न कहते हैं खुला हुआ, ओपन जिसे कह सकते हो। नेक्स्ट शब्द है प्रभावी। प्रभावी जिसका प्रभाव पड़ता हो, इसका विलोम हो जाएगा अप्रभावी या निष्प्रभावी, जिसका कोई प्रभाव न पड़ता हो। ध्यान दीजिएगा, किसी भी शब्द का एक से अधिक क्या प्रच्छन्न को और क्या कहा है, वही तो कहा है। नहीं, ढका हुआ छिपा हुआ दोनों तो बताया है। चलो तो चलो नेक्स्ट देखो, तो मैं कह रही थी कि किसी भी शब्द का विलोम एक से अधिक हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक ही विलोम हो। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है पाश्चात्य। पाश्चात्य कहते हैं पश्चिमी देशों से संबंधित या जिसका संबंध पश्चिमी देशों से हो। इसका विलोम हो जाएगा पौर्वात्य या पौरस्त्य, यानी पूर्वी देशों से संबंधित या जिसका संबंध पूर्वी देशों से हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में जो छात्र कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, तो उन्हीं के लिए मैंने कहा है कि आपकी जो पीडीएफ है शब्दावली की, वो आपकी नोटबुक में डाल दी गई है, जहाँ पे नोट आते हैं आपके। नहीं पता चल रहा है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करो, पता करो कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अगला शब्द है अश्लील। अश्लील का मतलब होता है भद्दा, बेढंगा कह सकते हैं या गंदा कह सकते हैं, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा सलील। सलील मतलब सभ्य, साफ सुथरा कह सकते हैं। इसका अगला नेक्स्ट शब्द है अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब होता है लीन या में लगा हुआ, किसी चीज में लगा हुआ होना। जैसे कहें कि मैं पढ़ाई में अनुरक्त हूं, तो मतलब मैं पढ़ाई में लगा हुआ हूं या पढ़ाई में लीन हूं। इसका विलोम हो जाएगा विरक्त। विरक्त मतलब त्याग, मतलब उससे अलग हुआ, ये कह सकते हैं। जैसे किसी में लगा हुआ तो किसी से दूर भागा हुआ, विरक्त होना। जैसे आप देखते हैं जो सन्यासी होते हैं वो सांसारिक जीवन से विरक्त होते हैं, मुक्त होना, अगर सही शब्द लिखो तो मुक्त होना। अगला शब्द है अनंत। अनंत कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। इसका विलोम हो जाएगा शांत। शांत ये वो शांत नहीं है पीस वाला जो है, ये शांत है जिसकी कोई सीमा हो, ठीक है। अगला शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, उत्पन्न हो जाना। इसका विलोम हो जाएगा तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब चले जाना या गायब हो जाना, छिप जाना कह सकते हैं। अगला शब्द आता है कीर्ति।
कीर्ति कहते हैं यश को, प्रसिद्धि को, इसका विलोम हो जाएगा अपकीर्ति, मतलब बदनामी। देखो, कीर्ति का मतलब ऐसा नाम जो किसी अच्छे काम के लिए हुआ, और अपकीर्ति का मतलब ऐसा नाम जो किसी बुरे काम के लिए, तो उसे बदनामी कह देते हैं। अगला शब्द है नूतन। नूतन का मतलब है नया, नवीन, इसका विलोम हो जाएगा पुरातन, मतलब पुराने समय का, प्राचीन काल का। अगला शब्द है तरुण। तरुण का विलोम है वृद्ध। तरुण मतलब कह सकते हैं किशोर अवस्था, और वृद्ध मतलब बूढ़ा, बुढ़ापा। नेक्स्ट शब्द है हिरस्व। हिरस्व कहेंगे लघु को या छोटा, इसका विलोम हो जाएगा दीर्घ, मतलब बड़ा, या गुरु भी आ जाता है, ठीक है। अगला शब्द है पुरस्कार। अच्छा, बताओ, शब्द पुरस्कार होता है कि पुरस्कार होता है? पुरस्कार नहीं होता, गलत बोलते हो, पुरस्कार, ठीक है। र पे ऊ की मात्रा नहीं है, तभी तो आप गलती करते हो, वर्तनी शुद्धिकरण में आता है ये शब्द। तो पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब होता है किसी अच्छे काम के बदले में दिया जाने वाला पारितोष, उसे हम पुरस्कार कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा दंड या तिरस्कार। किसी ने कोई काम नहीं किया या कुछ गलत काम कर दिया है तो हम उसको दंड देंगे या फिर तिरस्कार कर देंगे, यानी किसी ने अच्छा काम किया था और हमने उसको इग्नोर कर दिया, इससे अनदेखा कर देना, उसे हम तिरस्कार कहते हैं। तो दोनों अर्थ है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा हम इसको देंगे। एक बार इसका ऑप्शन आया दंड, एक बार इसका ऑप्शन आया तिरस्कार। आगे देखो क्या कह रहे, पारितोष का मतलब पुरस्कार ही है ना, दूसरा नाम वही है। आप जो इन दोनों शब्दों में से जिसको समझ सकती हैं उससे दूसरे को समझ लो, बात है। आगे देखो, शब्द है संपन्न। संपन्न का मतलब होता है जिसके पास सब कुछ हो, इसका विलोम हो जाएगा विपन्न। विपन्न मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, अर्थात गरीब। संपन्न जिसके पास सब कुछ हो अर्थात अमीर। अगला शब्द आता है हमारा शुष्क। शुष्क कहते हैं सूखा हुआ, या कहें जिसमें नमी ना हो, जो सूखा है, इसका विलोम हो जाएगा आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त, जिसमें नमी हो। नेक्स्ट शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा कहते हैं किसी का निरादर कर देना, ठीक है, उपेक्षा, इसका विलोम हो जाएगा अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब सम्मान करना या चाहत करना। जो अपेक्षा शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं, एक आता है तुलना के रूप में और एक आता है चाहने के रूप में। तो यहाँ जो अर्थ आया है वो चाहने के रूप में आया है, ठीक है। अगला शब्द है आवृत। आवृत का मतलब है दोहराया हुआ या जिसे दोहराया गया हो, इसका विलोम हो जाएगा अनावृत। अनावृत का मतलब जिसे दोहराया नहीं गया है। अगला शब्द आता है उपचय। उपचय का विलोम है अपचय। देखो, उपचय और अपचय जो है ये दोनों शब्द आते हैं हमारे आमाशय में घटने वाली घटनाओं के लिए। तो उपचय का अर्थ हो जाता है एक तरह से इकट्ठा करना, और अपचय का मतलब होता है एक तरह से फैला देना। तो जब हमारे आमाशय में भोजन इकट्ठा होता है तो उसको कहते हैं उपचय की क्रिया, और जब वो भोजन पचने लगता है यानी धीरे धीरे पचता है तो उसको कहते हैं अपचय की क्रिया। आगे आता है अगला शब्द है उदयाचल। उदयाचल कहते हैं ऐसा पर्वत जिसके पीछे से सूर्य उदय होता है, उदयाचल। इसमें दीर्घ संधि है, ये ध्यान रखिएगा। इसका विलोम है अस्ताचल। ऐसा पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है वो अस्ताचल हो जाएगा। अचल से बना है, उदय प्लस अचल और अस्त प्लस अचल, ठीक है। इससे अचल मतलब पर्वत होता है। क्षर, क्षर का मतलब होता है नष्ट होने वाला या जो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, जिसका विनाश हो जाए, इसका विलोम हो जाएगा अक्षर। अक्षर का मतलब होता है नष्ट नहीं होने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होगा। अगला शब्द है गंभीर। गंभीर जिसे आप कहते हैं सीरियस। अब सीरियस का मतलब आईसीयू वाला सीरियस नहीं है, कभी कहें वो तो आईसीयू में सीरियस है, ऐसा नहीं। सीरियस का मतलब जो होता है ना, शांत होता है, बहुत कम बोलता है, एकदम समझदार, जिसे आप कहते हैं बड़ा ही मैच्योर आदमी है, इतना जिसका बचपना खत्म हो चुका है, मतलब ये समझो बुढ़ापा आ गया है उसको, वो, ठीक है, गंभीर। इसका विलोम होता है, हाँ मैं तो यही कहती हूँ, जो इस उम्र में आके एकदम ऐसे शांत और सब
मतलब इसका बचपना गया, ये खत्म, ये मर चुका है, अभी ये है नहीं, इसमें कुछ है नहीं। क्यों बेकार में अपने आप को इतना सीरियस रख के, है ना। चलो, तो इसका विलोम हो जाएगा मुखर। मुखर मतलब बहुत अधिक बोलने वाला या वाचाल कह सकते हैं। अगला शब्द आता है सामूहिक। सामूहिक होता है जिस काम को हम एक साथ करते हैं, मिलके किया जाने वाला सामूहिक। इसका विलोम हो जाएगा एकांकी। एकांकी का मतलब होता है किसी एक के द्वारा किया जाने वाला। अगला शब्द है मिथ्या। मिथ्या कहते हैं झूठ को। इसका विलोम हो जाएगा सत्य। सत्य मतलब सच। चलो, अब मेरे साथ आपको चरण करना है। मैं शब्द बोलूंगी, आपको विलोम बोलना है। तो आवाज आप लोगों की माइक तक आनी चाहिए। अब मैं माइक तक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि माइक में ना यहाँ तक की आवाज कैच करता है, इसके बाद वाली आवाज कैच नहीं करता। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले छात्रों को पता चलना चाहिए, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। और ऑनलाइन वाले छात्रों, आपके पड़ोसी को पता चल जाना चाहिए कि कोई पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं शब्द बोलूंगी, आपको उसके बाद विलोम बोलना है। चलिए। अर्जन, कथित, प्रच्छन्न, प्रभावी, पाश्चात्य, अश्लील, अनुरक्त, अनंत, आविर्भाव, कीर्ति, नूतन, तरुण, ह्रस्व, पुरस्कार, संपन्न, शुष्क, उपेक्षा, आवृत, उपचय, उद्याचल, क्षर, गंभीर, सामूहिक, मिथ्या। चलो, आज के लिए इतना ही, कल मिलता है। मतलब शुक्रवार को। हाँ।